हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने भोजन का एक अहम प्रकरण आपके समक्ष ला रहे हैं। चलिए आज हम भोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं भोजन के प्रमुख तथ्यों को। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न कई बार बन चुका है। चलिए इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो प्रत्येक प्राणी के शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता और भोजन से हमें शक्ति मिलती है। भोजन से जीवों में वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं का संचालन होता है। तो भोजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप खुद जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम संतुलित भोजन के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए काम, आयु आदि के अनुसार अपने भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल किया जाता है और मनुष्य की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले को संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं भोजन के प्रमुख अवयवों के बारे में। तो भोजन का प्रमुख अवयव क्या है? तो पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा है और तीसरा प्रोटीन है। तो ये तीनों जो हैं आपके क्या हैं? तो ऊर्जा देने वाले पोषक हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तीनों चीज़ आपकी ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं। और आगे है आपका विटामिन, खनिज लवण, फाइबर। तो ये जो है आपकी दैनिक दिनचर्या में आपको लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। क्लियर। आगे है आपका कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। 1 केजी कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। 17 किलो जूल जो कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। मतलब 1 केजी यदि आप कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो 17 किलो जो है जूल की ऊर्जा जो है हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, या फिर 4.1 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्लियर। चलिए अब आगे है आपका हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत के बारे में। तो ये प्रमुख स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट को, उसको देखते हैं। आलू, अनाज और आपका चावल, गेहूँ, मक्का। क्लियर। और फल में आपका है आम और केला। शर्करा में आपका शहद, गन्ना, चुकंदर। और उसके बाद है रोटी और दूध। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। आलू और अनाज में आपका चावल, गेहूँ, मक्का। फल में आपका आम और केला। शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, रोटी एवं दूध। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे है आपका विशेष में सेलुलोज। तो कार्बोहाइड्रेट इसको देखते हैं हम। पौधे की कोशिका भित्ति में सेलुलोज से मिलती है। पौधे की कोशिका भित्ति से सेलुलोज हमें प्राप्त होती है। तो जो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें से हमें सेलुलोज मिलता है। और आगे है यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। क्लियर। जो सेलुलोज है वो पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। और आगे है आपका
कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। ये बात नोट करिएगा, कपास और कागज ये दो जो भाग हैं शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कागज और कपास जो कि आपका शुद्ध मात्रा में जो है सेलुलोज उसमें निहित होता है। आगे है आपका सेलुलोज का पाचन जानवरों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज का पाचन जानवरों के द्वारा होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन होता ही नहीं। ये बात आप ध्यान से पढ़ते चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है आपका शर्करा। शर्करा में देखते हैं, यह मीठा सफ़ेद क्रिस्टलीय व जल में घुलनशील होता है। शर्करा आपका मीठा है, सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय एवं जल में घुलनशील माना जाता है। आगे है आपका विशेष में नोट पॉइंट स्टार्च। स्टार्च जो है पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ होता है। पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ क्या कहलाता है? तो स्टार्च कहलाता है। क्लियर। और मिश्रण में देखते हैं हम एमाइलेज और एमाइलोवेक्टिन का मिश्रण होता है, जिसमें अनुपात 1:4 का होता है। क्लियर। और आगे है आपका तनु HCl ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक जो है ये ग्लूकोज में अपघटित होता है और सूत्र है इसका C6H12O6, ये ग्लूकोज का जो है सूत्र है। क्लियर। तनु HCl जो कि ग्लूकोज में अपघटित होता है तो ये ग्लूकोज का जो है सूत्र है C6H12O6। क्लियर। और आगे है आपका वसा। वसा को हम देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कौन? वसा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है वसा। अब देखते हैं इसके प्रमुख तथ्यों को। 1 kg वसा से 37 kg जूल ऊर्जा मिलता है। अभी आपने कार्बोहाइड्रेट को देखा था, इसमें 17 kg था, इसमें 1 kg वसा से आपको 37 kg जूल ऊर्जा हमें मिलती है। और आगे है, यह जल में अविलेय यानी अघुलनशील होता है, जबकि एसीटोन, बेंजीन आदि विलायक जो हैं यानी घुलनशील होते हैं। जल में अविलेय यानी अघुलनशील होता है, जबकि एसीटोन और बेंजीन आदि जो है ये विलायक होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्लियर। ये वसीय चीज़ें एसीटोन और बेंजीन। क्लियर। और आगे है आपका जंतु वसा अर्ध ठोस होता है। जो जंतुओं से प्राप्त वसा होती है हमें, वो जो है अर्ध ठोस होता है, पूरा ठोस नहीं होता है, आधा ठोस होता है। और जो वनस्पति से वसा तेल के रूप में हमें मिलती है, वनस्पतियों से वसा जो कि हमें तेल के रूप में मिलती है, जैसे आप देख लें नारियल का हो गया आपका, तो ये जो है आपका वनस्पति है। क्लियर। और आगे आपका है वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से मोटापा रोग हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, वसा की मात्रा जब आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जब हो जाएगी तो वहाँ पर आपको क्या होगा? मोटापा रोग हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम वसा का प्रमुख स्रोत। वसा का प्रमुख स्रोत है क्या, इसको हम देखते हैं। घी, मक्खन, बादाम, अंडा, मांस, सोयाबीन और वनस्पति तेल है। तो वसा का प्रमुख स्रोत घी, मक्खन, बादाम, अंडा, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल आते हैं वसा के अंतर्गत। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन विशेष में देखिएगा, नोट पॉइंट। प्रोटीन की खोज जे वर्जिलियस ने 1930 में किया था। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो जे वर्जिलियस महोदय ने किया था। और कब किया था? तो 1930 में किया था। क्लियर। चलिए अब आगे है आपका प्रोटीन
20 प्रकार के एमिनो अम्ल का बहुलक माना जाता है। प्रोटीन जो है ये 20 प्रकार का जो एमिनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन का सहायक होता है, और ये 20 प्रकार का जो अमीनो अम्ल होता है वह बहुलक माना जाता है प्रोटीन के लिए। तो वही कहा गया है यहाँ पर, प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का जो है एक बहुलक है। क्लियर। और आगे आपका है, यह प्रोटीन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का तत्व है, नाइट्रोजन नहीं है। यह प्रोटीन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रमुख तत्व माना जाता है। और चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रोटीन के स्रोत के बारे में। प्रोटीन का स्रोत है क्या, उसको हम देखते हैं। प्रोटीन का स्रोत सोयाबीन, प्रोटीन में सोयाबीन जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। क्लियर। और आगे है आपका दाल और मूंगफली में भी पाई जाती है। अंडा, दूध, फल, पनीर, मटर और सेम में जो है प्रोटीन पाई जाती है। और आगे है आपका भारोत्तोलक, यानी जो वेट लिफ्टर होते हैं और कुश्ती लड़ने वाले जो प्रतियोगी होते हैं, प्रतियोगियों को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर। और आगे है प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरेस्मस, ये चीज़ आप नोट करिएगा, मैरेस्मस और क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरेस्मस और क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। और ये लाइन आप इम्पोर्टेंट में दर्ज करिएगा, यहाँ से आपका ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ये आपके टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका जल। अब जल के बारे में हम देख लें, क्यों। और जल जो है आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके शरीर के लिए। यदि आपके शरीर में जल ना हो तो फिर आपको अन्न दिया जाए, अनाज दिया जाए, सभी चीज़ें दी जाएं तो सब बेकार हैं, जल के बिना सब बेकार हैं। तो जल कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ गए होंगे। जल एक यौगिक है जिसमें H हाइड्रोजन अनुपात और ऑक्सीजन का जो है सम्मिश्रण है, और 2:1 में इनका जो है मिश्रण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका अणुसूत्र क्या है, तो H2O है। अणुभार क्या है, तो 18 है। समझ गए ना। और आगे है आपका, मानव शरीर में 60 से 70% जल होता है। अब देखिए यहाँ पर 60 से 70% जल होता है। यदि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा कम हो जाए तो आपके शरीर में जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्लियर, और आपको साथ साथ कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है, और आपका जैसे सांस लेने में भी तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये चीज़ें जो है जल की कमी के कारण होने लगता है, और आप बहुत ही थकान सा महसूस करने लगते हैं, और आपके अंदर कमज़ोरी भी आ जाती है। जल इतना पावरफुल चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और आपसे हम और विनती करते हैं कि आप आरओ का पानी जो है कम मात्रा में पिएं। बहुत इमरजेंसी हो तब आरओ का पानी आप पिएं। जब बाहर आप निकल रहे हैं तो आरओ का पानी पिएं, अन्यथा आरओ का पानी ना पिएं। आरओ का पानी आपके लिए नुकसानदेह है, ना कि फ़ायदेमंद है। पहले जो है आरओ का पानी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन अब सरकार जो है आरओ के जो फैक्ट्रियां हैं, जो पानी सप्लायर्स होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर। इसमें पानी उसको जो है फ़िल्टर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी बहाया जाता है, तब जाके वो आरओ का पानी आपके पास मिलता है। वही हाल जो है आपकी जो पेप्सी, कोको कोला और थम्स अप, ड्यू आते हैं ना, आपको बता दें, आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि एक पेप्सी, कोको कोला या ड्यू माउंटेन जो भी आप पीते हैं, 37 लीटर, आपको बता दें 37 लीटर पानी जो है आपका नुकसान होता है। सिर्फ 1 लीटर आपका जो आप पेप्सी पीते हैं ना, उसको बनाने के लिए
जो है 37 लीटर पानी रद्द किया जाता है, तब आपका 1 लीटर पेप्सी का बोतल तैयार होता है। चाहे पेप्सी ले लीजिए, चाहे कोको कोला ले लीजिए, चाहे माउंटेन ड्यू ले लीजिए, कोई भी हो, 37 लीटर पानी खर्च होने के बाद जो है 1 लीटर पेप्सी आपकी बनती है। बताइए ये 37 लीटर पानी जो है, अब सोच लीजिए कि आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना पानी वेस्ट किया जाता है। और इसमें पानी की महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में जो है पानी की बहुत ही विकट समस्या आ गई है। इसलिए आप सब लोग कोशिश करें कि अपने घर का पानी पिएं, बाहर का पानी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और बहुत इमरजेंसी हो तभी आप आरओ का पानी पिएं, अन्यथा अपने घर का ही पानी पिएं। और आरओ का जो है अपने घर में इसका जो है मशीन हटवा दें। और आपके लिए आरओ का पानी में जो है बता दें आपसे कि सब पानी उसका जो है खनिज, जो मिनरल, कैल्शियम होते हैं ना, वो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं। ये सब आप चीज़ें जानते होंगे, जनरली सी बात है कि आप सब जानते होंगे। लेकिन जो आपका आपके घर में जो समरसेबल होगा या सरकारी नल का पानी होगा, तो वहाँ से वो पानी आप पीने का प्रयास करें। आप में उसमें खनिज, लवण, मिनरल, सारी पावर्स जो हैं जल की, उस जल में निहित होती हैं, इसलिए आप उस पानी को पीने का प्रयास करें। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम। 60 से 70% जल होता है, यह पसीने व वाष्पन द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें, स्वेद का मतलब होता है आपका पसीना। तो पसीना उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो स्वेदन कहलाती है। और स्वेदज क्या होता है? पसीने से उत्पन्न होने वाले, वो आपके स्वेदज कहलाते हैं। मतलब स्वेदज आपका एक प्रकार से मान लीजिए गंध से। क्लियर? और आगे है आपका पानी की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक ना, डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं। और आगे है आपका पानी पाचन, उत्सर्जन एवं परिवहन में सहायक माना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। पानी जो है आपका पाचन में भी मदद करता है, उत्सर्जन में भी मदद करता है, और परिवहन में भी मदद करता है। पूरे शरीर में जो है पानी का जो है, जैसे आप ट्रेवल करते हैं इधर से उधर, परिवहन के माध्यम से जाते हैं, इसलिए पानी भी आपके शरीर में परिवहन करता है, ट्रेवल करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नोट के रूप में है, हमने लिखा है विशेष में आहारीय रेशा। ये पौधे से मिलने वाला ऐसा तत्व है जो स्वयं अपचनीय होते हैं, लेकिन पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में मदद करते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे है आपका स्रोत में आहारीय रेशा का बता दें आपसे। मूली, गाजर, जौ, केला, सेब, आलू, प्याज, मूंगफली, गोभी एवं टमाटर हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा चार्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, इसको हम देखते हैं। ऊर्जा देने वाले फैक्ट कौन कौन से हैं, तथ्य ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको ऊर्जा देते हैं। शरीर का निर्माण करने में मदद कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। और रोगरोधी कौन होता है? तो विटामिन होता है। क्लियर? क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन से मिलती है, ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, और शरीर में जो टूट फूट मरम्मत होती है ना, हड्डी टूटती, वो प्रोटीन मदद करता है। यदि आपकी हड्डी टूट जाती है तो अतिशीघ्र उसको जोड़ने में मदद कौन करती है? तो प्रोटीन करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। तो ये जो है आपको बता दें हम, जो ये विटामिन के नाम हैं। चलिए देखते हैं। भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी है। ये आप नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न करेगा कि भोजन पकाने में जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, और ये आपका एक बार प्रश्न आपका बन चुका है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपका ऑप्शन में बी दिया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं। विटामिन ए का जो है
नाम क्या है, रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है, वही हमने दिखाया लिखा है ना, रक्त एक टॉफ़ी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी का जो है रथ, अब था आया ना, विटामिन बी का जो है थायमिन है रासायनिक नाम, ये आपके रासायनिक नाम है, ठीक ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, जिससे बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्लियर, जो कि आपका ए है, और इससे होता है स्कर्वी रोग, क्लियर। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ये आपका कॉ है। तो रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, जिसमें आपकी हड्डियां जो है हल्की हल्की टेढ़ी सी हो जाती हैं, पैरों में आपकी हड्डियां टेढ़ी सी हो जाती हैं और सूखा रोग हो जाता है, इसमें पेट बाहर निकल आता है, ये ज़्यादा करके बच्चों में होता है। और आगे है आपका टिकोफेरॉल, अब टा से आपका टेकोफेरॉल, विटामिन ई से। तो टेकोफेरॉल में आपकी जनन क्षमता में कमी पाई जाती है। जनन क्षमता जैसे औरतों में और पुरुषों में, इनमें जो है वीर्य शुक्राणु या अंडाणु, महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं और पुरुषों में शुक्राणु होते हैं, ये जो है जो शुक्राणु में जो आपके जो माफ़ कीजिएगा, महिलाओं में जो अंडाणु में निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जनन क्षमता में कमी, टेकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से, और विटामिन के की कमी से फिलोक्विनोन होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो जो विटामिन के है फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम, आगे है आपका मृत जीवों जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं, ये कुछ अलग फैक्ट हम रख रहे हैं आपके सामने। तो मृतोपजीवी कहते हैं, जिनको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। मृत जीव जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को हम मृतोपजीवी कहते हैं, और उनका एक अलग नाम है पैरासाइट। और आपको आगे बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है। कैप्सूल जो आप दवा के रूप में जो कैप्सूल खाते हैं ना, हरे रंग नीले रंग का, फिर कैप्सूल के भीतर छोटी छोटी चीज़ें जो है दाने के रूप में डाली जाती हैं, वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है, ठीक ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका, मक्खन में विटामिन सी होता है, क्लियर। और आगे है आपका, यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, यकृत में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोइक। चलिए अब आगे है आपका, भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण में, भोजन की ऊर्जा में रूपांतरण कोशिका किस भाग में होता है, भोजन का ऊर्जा में रूपांतरण कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भोजन की ऊर्जा का रूपांतरण कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, कैसीन नाम की प्रोटीन सबसे अधिक दूध में पाई जाती है, क्लियर। ये आपका दूध जो है, इसमें आपका क्या है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन, जो कि आपके दूध में पाया जाता है। आगे है आपका, केराटिन नामक प्रोटीन से नाखून और बाल आपका बढ़ता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। केराटिन प्रोटीन जो होती है, उससे आपके सिर के जो बाल और आपके हाथों पैरों में जो नाखून बढ़ते हैं, वो केराटिन प्रोटीन के कारण ही बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है,
तो लाइकोपीन के कारण होता है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। और प्रोटीन की खोज हमने आपसे बता ही दिया, वर्जिलियस महोदय ने किया था। चलिए अब आगे है आपका, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने हेतु, ये आपकी सेहत की बात हम बता रहे हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने हेतु लहसुन का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? और चलते हैं अब आगे, विटामिन के बारे में देखते हैं। ये वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, जबकि शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। ऊर्जा नहीं देते हैं आपको, बल्कि आपको शरीर में रोगों से रक्षा करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक या फुंक। ये आपको ऑप्शन में फंक या फुंक दिया जाए तो परेशान ना होइएगा, दोनों सही है। फंक या फुंक, विटामिन की खोज जो है फंक महोदय ने की थी। और आगे है आपका, इसका तो हमने आपसे ट्रिक बता दिया था, रासायनिक नाम। चलिए अब आगे देखते हैं। रक्त का थक्का हेपैरिन नामक प्रोटीन के कारण बनता है। रक्त का थक्का हेपैरिन नामक प्रोटीन के कारण बनता है। और आपको आगे बता दें, विटामिन ए बी की खोज मैकुलन और तथा सी की खोज किसने की? तो हॉकिंस नामक वैज्ञानिकों ने की थी। विटामिन ए बी की खोज मैकुलन महोदय ने की थी और सी की खोज किसने की थी? तो हॉकिंस ने की थी। चलिए, तो ये फैक्ट आज हम आपके सामने रखे, जो कि भोजन में जो कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, वसा सबको हमने आप यहाँ बताया आपके सामने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही बेहतर और आनंदपूर्ण लगी होगी और आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्त। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार क्लास में पुनः उपस्थित हम आपके समक्ष होंगे। अपना ख्याल रखिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।